नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नवम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों का फलादेश मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं यह बताऊंगा कि कौन है आपका भाग्यशाली ग्रह और कितने % आपका भाग्य काम कर रहा है, आप यह भी जान सकते हैं। एक तो होगा कि भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा हो, सबकी कुंडली में जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह बैठा हो। दूसरा, इस नवम भाव का, भाग्य भाव का कोई ना कोई स्वामी होगा। तीसरा, नवम भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह होगा। और एक चौथा जो सबकी कुंडली में समान रूप से लागू होगा, नवम भाव का कारक यानी भाग्य का कारक गुरु। इन्हीं को आपको चेक करना होगा अपनी कुंडली में, यानी भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाला और भाव का जो यहाँ पे कारक होता है गुरु को हमें देखना होगा। साथ ही साथ भाव के लिए आप कर्तरी का भी विचार करेंगे, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ पे कौन सा पैरामीटर चलेगा मैं उसे भी लिख रहा हूं। देखिए, अगर आपके भाग्य भाव में जो ग्रह बैठा है आप उसे देख लीजिए। अगर भाग्य भाव में जो ग्रह बैठा है वह कैसा है, अगर वह मित्र राशि में हो, अपनी मित्र की राशि में है। दूसरा क्या हो, अपनी स्वयं की राशि में हो, स्वराशि में हो, या भाग्य में बैठा हुआ जो ग्रह है वह उच्च का हो। यही पैरामीटर सब पे लगेगा। अगर नवम भाव में बैठा ग्रह मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, उच्च में है, ये पैरामीटर इन 4 पे लगाएंगे। फिर अगर गड़बड़ होगा तो क्या क्या मिलेगा कि भाग्य भाव में बैठा ग्रह क्या हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो या फिर अस्त हो, तो भाग्य को बिगाड़ने वाला तथ्य आ जाता है। अब आपका भाग्य बलवान है कि भाग्य कमजोर है, यह जानने के लिए आप ऐसे सिर्फ देखते चलेंगे क्या कि नवम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है वह मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, स्वराशि में है कि नीच में है, उच्च है कि अस्त है, जो भी है उसे आप टिक कर लीजिए। अगर भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह इन तीनों में से किसी एक में है तो अच्छा है। भाग्य भाव का जो स्वामी होगा, अगर वह मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो कुंडली में, तो अच्छा है। भाग्य भाव पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई भी ग्रह इस घर को देख रहा है, तो यहां जो नवम भाव में गिनती लिखी होगी, जो राशि लिखी होगी, अगर यह राशि उस दृष्टि डालने वाले ग्रह की मित्र की राशि होगी, जो भी यहां पर राशि है वह उस दृष्टि डालने वाले ग्रह का मित्र का घर होगा तो अच्छा होगा। साथ ही साथ कुंडली में गुरु जहां कहीं भी बैठा है वह मित्र राशि में है, स्वराशि में है कि उच्च का है, यह भी देख लेंगे। अगर ये चारों चीजें, भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पर दृष्टि डालने वाला और बृहस्पति, सबसे अधिक पॉइंट इस प्रकार मिले हों कि वो मित्र राशि, स्वराशि, उच्च के होंगे, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप टोटल काउंट करते जाइएगा, अगर मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि, नीच, अस्त में है, तो क्या सबसे अधिक आया अंत में? इस वाले ग्रुप के पॉइंट्स अधिक बने हैं कि इस वाले ग्रुप के पॉइंट्स अधिक बने हैं, वही आपका भाग्य होगा। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। अब इसी कुंडली में हम देखते हैं जो भाग्य भाव है ये खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं है तो हमने छोड़ दिया। भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, वह बुध के घर में बैठा है, शत्रु राशि में है, तो यहां पर इसको एडवांटेज मिल गया। दूसरा, भाग्य भाव का स्वामी हो गया, भाग्य भाव पे जो दृष्टि डाल रहा है ग्रह उसको देख लीजिए। शनि दृष्टि डाल रहा है और यहाँ मंगल की राशि है। मंगल की राशि शनि के लिए क्या होती है? शत्रु राशि होती है। तो यहाँ पर इस भाव को एडवांटेज, मतलब इस ग्रुप को एडवांटेज मिल गया। अब आगे देख लीजिए गुरु को। गुरु भाग्य का कारक है, वह कैसा है? वह अपनी ही राशि में है। यहाँ पर इस चीज को एडवांटेज मिला हुआ है।
तो और अगर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो उसे भी देख लेंगे। यहां पर शनि अकेले दृष्टि डाल रहा है तो इसको मैंने ले लिया। इसी प्रकार से सब कुछ देख लेना है। अब यहां पर कर्तरी भी एक चीज होता है, अगर जो आपका नवम भाव है उसके आगे और पीछे दोनों भाव में शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसे हम शुभ कर्तरी बोलेंगे, और अगर दोनों तरफ पाप ग्रह बैठा होगा तो उसे हम पाप कर्तरी बोलेंगे। देखिए यहां से जो भी भाग्य और भाग्य में कमी आया, अगर ये वाला पॉइंट अधिक है, अब यहां से हमें देखने में क्या लग रहा है कि भाग्य थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि भाग्य का जो स्वामी है शत्रु राशि में है, भाग्य पे दृष्टि डालने वाला शत्रु राशि में है, ये गड़बड़ है। तो यहां पे सिर्फ प्लस एक बृहस्पति का मिला हुआ है, लेकिन भाग्य भाव जो है वह शुभ कर्तरी में है। एक तरफ बुध है, एक तरफ गुरु बैठा हुआ है। तो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी होने से क्या होगा कि अगर शुभ कर्तरी है तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, और अगर पाप कर्तरी है तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर एक तरफ शुभ होगा, एक तरफ क्रूर ग्रह होगा तो कोई कर्तरी नहीं बनेगा, ना शुभ बनेगा ना पाप कर्तरी बनेगा, तब छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप अपने भाग्य का स्तर जांच सकते हैं। अगर भाग्य में बैठा ग्रह, भाग्य का स्वामी, भाग्य पे दृष्टि डालने वाला गुरु सब इस कैटेगरी में आ जाए तो ऐसे ही व्यक्ति को महाभाग्यशाली बोलते हैं। कुंडली का जो भी पोटेंशियल होगा वह उस व्यक्ति को पूरा का पूरा मिलेगा। और अगर सारी कैटेगरी इसमें आ जाए तो इसी को महाअभागा भी बोल सकते हैं, यानी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत से है, उस व्यक्ति के जीवन में तनाव संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। अब बात कर लेते हैं नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों की। अगर नवम भाव में सूर्य महाराज किसी की कुंडली में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? नवम भाव में सूर्य बैठ करके व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बना देते हैं, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम देखते हैं तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में मित्र की राशि में होते हैं और लगन के कारक होते हैं। तो नवम भाव में सूर्य के होने से, चूंकि ये पंचम संतान और बुद्धि का होता है, ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत योग्य होती है, सुपुत्र होता है, कुपुत्र नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं भी और उसकी संतान भी आध्यात्मिक मूल्यों को समझने वाली होती है, जातक अपने संतान से सुख प्राप्त करता है। और यहाँ पर सूर्य अगर शुक्र के साथ या चंद्रमा के साथ होता है तो थोड़ी सी आंखों में दिक्कत होती है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार, नवम भाव से व्यक्ति का नैतिक मूल्य भी देखा जाता है। सूर्य के होने से व्यक्ति का नैतिक मूल्य काफी अच्छा होता है, व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पे चलने वाला होता है, व्यक्ति अपने पिता का नाम रोशन करता है, पिता के लिए अच्छा होता है, ऐसे जातक का पिता भी सुखी संपन्न जीवन जीता है। अगर नवम भाव में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? अपने आप में यह एक बहुत सुंदर राजयोग होता है। अगर नवम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के आएगा नवम भाव में। ऐसे में क्या होता है, चंद्रमा यहाँ बैठ करके इसको गुरु का एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति प्रेम की भावना से युक्त होता है, मानवतावादी होता है, लोकप्रिय होता है और जीवन के प्रारंभ से ही सफलताएं अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आज्ञाकारी पुत्र भी मिलेगा, आज्ञाकारी पत्नी भी मिलेगी, यानी अच्छा है। तीर्थ यात्राएं करेगा, धार्मिक स्थानों पर घूमने का उसको शौक रहेगा। अगर यहाँ पर सूर्य है तो व्यक्ति यज्ञ आदि हवन आदि करने वाला होता है, उसकी रुचि यज्ञ हवन आदि में होगी। चंद्रमा होगा तो तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करना पसंद करेगा। चंद्रमा के यहाँ पर होने से, और चंद्रमा अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो व्यक्ति सर्वदर्शन विमुक्तता चाहता है, यानी मृत्यु के पहले सारी मोह माया से ऐसा व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो करके ही मृत्यु प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा होता है तो व्यक्ति स्त्री देवताओं की उपासना करके ज्यादा सफल भी होता है, वहीं सूर्य के होने पर पुरुष देवताओं की उपासना से ज्यादा सफलता मिलती है। कुल मिलाकर के चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल दे देता है। बेसिक बात तो यही है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अगर पीड़ित होता है तो उस भाव का फल बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी फल बताए गए हैं, अगर ग्रह पीड़ित होगा तो उन फलों की हानि हो जाएगी। अगर बुध महाराज यहाँ नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसे में आपके पिता को कोई ना कोई शारीरिक रोग रहने की संभावना रह सकती है, क्योंकि बुध तब छठे भाव का भी स्वामी होगा और तीसरे भाव का भी स्वामी होगा। तो यहाँ पे बुध के होने से
मंगल का मैं इसके बाद बता रहा हूँ, मंगल छोड़ के मैं बुध पे पहुंच गया हूँ, लेकिन इसके बाद में मंगल का बताऊंगा। बुध के यहाँ से होने से पिता को कोई शारीरिक परेशानी रह सकती है, लेकिन जातक स्वयं बहुत ही बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, दार्शनिक विचारों का होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि वैज्ञानिक झुकाव वाली होती है, व्यक्ति आविष्कारक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि बोलने में या ऐसे गतिविधियों में होती है जिसमें वाणी का प्रयोग अधिक होता है। व्यक्ति जो है लेखन से जुड़ा हुआ कार्य जो होता है उसमें भी काफी रुचि रखता है, और व्यक्ति अगर बुध यहाँ पर बैठा है तो गणनाएं करने में और व्यक्ति के भाग्य में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आईटी, इंटरनेट का प्रयोग काफी साथ दे देता है। यहाँ पर बुध के होने से विवाह के बाद में भाग्य उदय हो, भाग्य की उन्नति हो, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप अध्यापक हैं, ज्योतिष वर्ग से हैं, लेखन, पत्रकार आदि से हैं, बुध ग्रह के पेशे से जुड़े हुए हैं और बुध नवम भाव में बैठा है, तो ऐसा बुध आपके पेशे में हमेशा आपकी मदद करेगा और अंत समय में यह आपके लिए होप बना के रखेगा, ऑप्टिमिस्टिक बना के रखेगा। मंगल अगर नवम भाव में बैठा होगा तो यहाँ पर मंगल भी सूर्य के ही समान फल देगा, भाग्य को थोड़ा सा चमकाएगा जरूर, लेकिन पिता के साथ में थोड़ा सा मतभेद करवा सकता है, क्योंकि ये जो नवम भाव होता है यह पिता का है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखते हैं तो मंगल अष्टम भाव का भी स्वामी होता है, यानी नवम भाव से 12वें भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पर पिता को कष्ट, पिता से मतभेद, पिता के साथ बातचीत करने में कभी उग्रता आदि भी दे सकता है, लेकिन ऐसा जातक शक्ति संपन्न और धनवान भी होता है। ऐसे जातक के ऊपर शासन की अनुकंपा होती है, उसके बड़े अधिकारी जो होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ पर बैठ करके मंगल जातक को आधुनिक दृष्टि प्रदान करता है और रूढ़िवादी विचारों को समाप्त कर करके कोई नई प्रकार से या कोई नए तरीके से काम करने की योजनाओं के लिए भी विवश करता है। यानी मंगल कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मंगल और बुध की स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक हो सकती है। क्योंकि सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, अगर ये नवम भाव में बैठते हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर जाती है, जो यह संकेत देती है कि छोटे भाइयों से, छोटे बहनों से आपके रिश्तों में गर्माहट रह सकती है। और अगर तृतीय भाव का स्वामी भी पीड़ित हुआ तो छोटे भाई बहन ना हो या हो तो उनसे बहुत ही बिगड़ा हुआ रिश्ता रहे, इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है। सूर्य मंगल के होने से, यहाँ पर केतु के होने से, इस और शनि के होने से इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु थोड़ा सा छोटे भाई बहनों का सुख छीनता तो नहीं है, लेकिन अन्य क्रूर ग्रह है, छोटे भाई बहनों के सुख का अभाव कर देते हैं। अब अगर बृहस्पति महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बृहस्पति के आने से बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, न्यायवान होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में विद्या अध्ययन बहुत अच्छे से करता है, धार्मिक होगा, दानी होगा, समझदार होगा, पिता के साथ में अच्छा संबंध रखता है और पिता को धार्मिक यात्राएं कराने वाला होता है। कोई भी शुभ ग्रह होगा, चंद्रमा होगा, यहाँ पर बुध होगा, शुक्र होगा, गुरु होगा, तो ऐसा जातक अपने पिता के धर्म और कर्म आदि में सहायता करता है और ऐसा व्यक्ति अपने पिता के स्वयं के साथ साथ अपने पिता के भी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देता है। पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। अगर यहाँ पर गुरु के साथ में शनि बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भविष्य के प्रति पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, या ऐसे लोग अगर ज्योतिष आदि के फील्ड में काम करते हैं तो यह उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी दे देता है। यहाँ पर बृहस्पति बैठता है तो लगन को देखता है, यानी नवम भाव का बृहस्पति व्यक्ति के स्वास्थ्य को और आयु को बड़ा अच्छा करता है। छोटे भाई बहन अच्छे मिलते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो मर्यादित आचरण करते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां रहेगा उसके आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वो धार्मिक और मर्यादित आचरण करने वाले होते हैं और जातक को योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जातक को उच्च शिक्षा का योग भी होता है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर आती है। अब अगर यहीं पर शुक्र बैठे हों तो बहुत ही शानदार योग बनता है। व्यक्ति को घर, गाड़ी, वाहन आदि का सुख बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति का घर धन और संपत्ति से भरा रहता है। ऐसे जातक के मन में
संगीत आदि के प्रति विशेष रुचि होती है। शुक्र के यहाँ पर बैठने से शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर जाती है, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है। अब एक विशेष बात आपको बताते हैं जो ज्योतिष में प्रेडिक्शन करते समय आपकी मदद करेगी। अगर यहाँ पर नवम भाव में शुक्र बैठा हो, शुक्र एक स्त्री ग्रह है और चंद्रमा भी एक स्त्री ग्रह है, शुक्र चंद्रमा के बैठे होने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है कि जातक को छोटी बहन हो। शुक्र की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि बहन का सुख देगी, छोटी बहन का सुख देगी। वहीं अगर बृहस्पति देख रहा है तो छोटे भाई का सुख बढ़ जाएगा। सूर्य मंगल होने की स्थिति में, केतु होने की स्थिति में, शनि के होने की स्थिति में या तो छोटे भाई होते नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे उम्र समय बढ़ेगा उनके साथ में आपका बिगाड़ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर शनि यहाँ पर और बुध, चूंकि शनि और बुध नपुंसक ग्रह हैं, इनका कोई स्वयं का जेंडर नहीं है, तो शनि और बुध यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा इनका असर कि अगर शनि स्त्री राशि में बैठ के दृष्टि डालता है तो बहन देता है, और बुध स्त्री राशि में बैठ के दृष्टि डालेगा तो बहन। यानी अगर शनि बुध स्त्री राशि में हो तो इनको स्त्री मान के चलना है, और अगर पुरुष राशि में बैठे हो तो ये पुरुष मान के इनको चलना है, और उसी प्रकार से इनकी दृष्टि का प्रभाव भी रहने वाला है। शुक्र अगर यहाँ पर सूर्य के साथ बैठेगा तो स्वास्थ्य को छीड़ करेगा। शुक्र यहाँ पर चूंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु की राशि धनु राशि में होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति का रुझान स्त्रियों की तरफ ज्यादा होता है। अगर शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर भोग और मोक्ष दोनों चीजों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति भी बनती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर नवम भाव में शनि महाराज बैठे हो तो भी व्यक्ति के सर्वदर्शन विमुक्तता का योग बनता है। दो ग्रह, एक तो चंद्रमा नवम भाव में हो और एक शनि हो, तो व्यक्ति मृत्यु के पहले सारी मोह माया से मुक्त हो जाता है। यानी मृत्यु के समय उसके दिमाग में मोह माया की चीजें नहीं चलती हैं, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। तो अगर शनि बैठे हैं तो मृत्यु के पहले सर्वदर्शन विमुक्तता वाली स्थिति यहाँ भी बनती है। यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा जीवन में निर्जनता आता है, यानी आपके साथी कम हो सकते हैं। जिन चीज़ों से आपको प्रेम हो, जिन चीज़ों से खुशियाँ मिलना हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए दुख का कारण बन जाती हैं। कभी कभी ऐसा शनि जातक को भार्या से वियोग देता है, कंजूस बनाता है लेकिन धन देता है, और ऐसा जातक माता पिता के प्रति कृतज्ञ होता है, खास रूप से पिता के प्रति पिता के एहसानों को कम मानने वाला होता है। यहाँ पर शनि बैठ करके पिता से यदा कदा मतभेद भी दिला सकता है। शनि यहाँ से लाभ भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, इसीलिए व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि 11th हाउस पे शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि होती है आपके तृतीय भाव पर, जो इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि आपके छोटे भाई बहन ना रहें। शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर होती है, जो कि शत्रुहंता योग भी बना देती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं। लेकिन यहाँ का शनि थोड़ा सा मन को अशांति अवश्य प्रदान करता है, मन में वियोग दुख समय समय पे भरता रहता है। अगर राहु नवम भाव में बैठा होगा तो राहु आपको धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगा, चालाक बनाएगा। कब? जब वह बुध की राशि में हो, यानी 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में अगर नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य आपको सडन गेन करवाएगा। अचानक से आपका भाग्य आपके लिए बड़ा अच्छा प्रयास करके देगा। वहीं अगर राहु अन्य राशियों में हो, बुध शुक्र शनि की राशि में ना हो, तो भाग्य में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसा राहु समय समय पर आपके मन में नास्तिकता का भाव भी पैदा करता रहेगा। वहीं अगर राहु इन राशियों में है तो आध्यात्मिक भी बनाएगा और भाग्य आपकी काफी मदद करेगा। आप किसी भी काम में गलत निर्णय लेने से रोकेगा। विशेष रूप से अगर यहाँ पर बुध शुक्र या शनि की अगर कोई राशि होगी तो लगन में भी आपकी वही राशि पड़ेगी जिसका राहु मित्र होगा। इसीलिए अगर राहु लगन का मित्र है
तो नवम भाव में बैठा हुआ राहु आपको अचानक से धन लाभ, विदेश जाने का योग बना देगा। काफी कुछ आपको दूसरों की अपेक्षा कम प्रयास से मिल जाएगा। जीवन में आपके भाग्य का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो और इस राहु के साथ में केंद्र स्थानों का कोई स्वामी आकर के बैठ गया हो, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश या दशमेश में से कोई आकर के बैठा होगा तो वह आपके लिए राजयोगकारी होगा। अगर राहु आपका यहाँ पर नवम भाव में बैठा हो, अनुकूल राशियों में हो और उसके साथ धन भाव या लाभ भाव का स्वामी आके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक से सुख, समृद्धि या धन की प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ पर अगर केतु महाराज बैठे हुए हों तो मृत्यु के पूर्व अवश्य ही आपका पूरा दृष्टिकोण बदल करके आध्यात्मिक कर देंगे। यहाँ पर केतु बैठ करके आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं और भौतिकता से डिटैच करते हैं। यहाँ पर अगर केतु बैठा हुआ है और वह केतु मुख्य रूप से गुरु की राशि 9 या 12 नंबर में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वृद्धावस्था में धर्म, कर्म और पुण्य करके मुक्ति पाने का यत्न भी करते हैं। यहाँ पर केतु बैठ करके छोटे भाई बहनों के सुख में कमी तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ वह कोई आपके गर्भ मिसकैरेज वगैरह भी करवा सकता है, कोई संतान भी नष्ट करवा सकता है। यहाँ का केतु बैठेगा तो लगन को भी देखेगा, लगन को देख करके आपकी बुद्धि को, आपके मस्तिष्क को, पर्सनालिटी को समय समय पर अध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा। केतु अगर नवम भाव में बैठा हुआ हो और यह सूर्य की राशि में हो यानी 5 नंबर की गिनती में हो, मंगल की राशि में हो या गुरु की राशि में हो तो यह आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाला होता है। वहीं यह केतु इन राशियों में बुध, शुक्र और शनि की राशियों में उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, गुरु तो गुरु है और केतु के पास में सिर्फ बॉडी है, ऊपर वाला हिस्सा मस्तिष्क वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये ग्रह केतु को बहुत अच्छे से डाइवर्ट कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। लेकिन केतु के यहाँ होने से थोड़ा सा व्यक्ति शीघ्र अनियंत्रित हो जाता है, अहंकार की भावनाएं आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे दूसरों को परेशान कर देता है। ऐसे जातक के पिता का कोई ऑपरेशन हुआ हो, इस बात की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे जातक की जो पत्नी होती हैं उनका छोटा भाई यानी छोटा साला जो होता है उसके साथ में जातक के संबंध अच्छे ना हो, इस बात की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आज के विषय में मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो भाग्य का स्तर कैसे जानना है और बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि आपके भाग्य का कर्ता ग्रह कौन सा है, इसको कैसे देखेंगे। भाग्य कर्ता ग्रह, अगर ये तो जो पहली विधि बताई थी वो सामान्य भाग्य के लिए था। अब क्या कुछ ऐसा योग आपके भाग्य में है कि आप अचानक से फर्श से उठ करके अर्श पर पहुंच जाएं? ऐसा योग देखने के लिए आप यह देख लीजिए कि नवम भाव का जो स्वामी है वह किस राशि में बैठा है। नवम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी आपका भाग्य का कर्ता होगा। नवमेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी आपका भाग्य का कर्ता है। अब उस राशि का स्वामी जो भाग्य का कर्ता आया है वह कुंडली में कोई राजयोग बना रहा होगा तो आपकी जीवन में अचानक से तरक्की का योग भी बनेगा। भाग्य आपका बहुत ही मजबूत तरीके से आपका साथ देगा। इस योग को और विस्तार से देखने के लिए आप लग्न कुंडली से जो भाग्य का कर्ता निकाले हैं ऐसे ही चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से भी निकाल लीजिए। अगर तीनों कुंडलियों से जो भाग्य का कर्ता ग्रह आ रहा हो वह कुंडली में स्वस्थ हो, पीड़ित ना हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे संयोग में हो तो आप महाभाग्यशाली हो सकते हैं।